हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं चेतन पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस में। और ये आज हमारा छठा दिन है जीआरएफ सोशल साइंस की क्लासेस का। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर 4-5-6 दिन में सिर्फ हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ही पढ़ा, लेकिन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में कितनी सारी चीजें हमने पढ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। डिमांड वाला पूरा का पूरा जो है लेक्चर बोल सकते हो, वो पूरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। डिमांड हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको सप्लाई पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग पूरा, मार्केट का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ाऊंगा। देन इनकम, बजट और बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और जो लेक्चर ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में पहले से हैं, जैसे मैराथन क्लासेस है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, वो पूरा पढ़ लीजिएगा। उसमें आपका फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन, बजट और आपका फार्मिंग सिस्टम, टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ये सारा कंप्लीट उसमें हो जाएगा। तो जो चीजें नहीं है वो चीजें मैं कवर करवाऊंगा। इवन आपको एक्सटेंशंस की भी क्लासेस दे दूंगा, 3 to 4 क्लासेस में पूरा एक्सटेंशन, या फिर एक मैराथन क्लासेस दे दूंगा एक्सटेंशन की। तो मैं आपको एक पूरा जो है एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स पूरा कवर करवाऊंगा इन शॉर्ट। और उसके बाद आपकी एग्जाम है, 17 सितंबर से एग्जाम है। तो देखते हैं कितना कुछ आपका उसके अंदर कवर हो पाता है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके अंदर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे, इंडिफरेंस मैप क्या होता है वो पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के एजम्पशंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या है हमारा टॉपिक? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या बोल सकते हैं अप्रोच। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार आपने और भी कहीं यूट्यूब पे आप देखोगे वीडियोस, तो आपने ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा होगा, देखा होगा, है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है उसी को ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है। ध्यान रखना, इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को ही क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है, या अप्रोच बोलो या एनालिसिस बोलो। ठीक है, किसको? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को ही ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है समझ लेते, और भी कई सारे नाम है इस इंडिफरेंस कर्व को या ऑर्डिनरी अप्रोच को। और क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है हिस्कियन एनालिसिस। क्या कहा जाता है? हिस्कियन एनालिसिस। हिस्कियन एनालिसिस इसलिए कहा जाता है, ये साइंटिस्ट है। ठीक है, हिस्कियन और एलन साइंटिस्ट ने ही ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया है। तो इसका हिस्कियन एनालिसिस भी कहा जाता है, ध्यान रखना। और क्या कहा जाता है, ये जो नाम मैं भी लिखने जा रहा हूं शायद ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, बट मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं इसके लिए, तो उसमें मुझे ये नाम भी मिला है। इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं, याद रखना। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है। तो कई सारे नाम है, कई किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, या कई सारे ऑप्शंस आपके सामने बन सकते हैं इससे रिगार्डिंग। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहा जाता है, हिस्कियन एनालिसिस भी कहा जाता है, और क्या कह सकते हैं? आइसो यूटिलिटी कर्व। क्लियर है? मतलब वहां पे क्या होती है, हमारी यूटिलिटी जो है बराबर हो जाती है, मतलब वो पॉइंट जहां पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है उस कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब यहां ये जो कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया? ठीक है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ये आपको याद रखना है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये दिया है स्कैन और एलन ने। मैं भी स्पेलिंग शायद सही ना हो, चेक कर लेना। ठीक है, मैं ही देख लेता हूं। हाँ, हिक्स एंड एलन। ठीक है, सही है, हिक्स एंड एलन, हिस्कियन। ठीक है, हिक्स एंड एलन साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है, कौन सा? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब ये इन्होंने कॉन्सेप्ट क्यों दिया? क्लियर है? वैसे तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? मतलब होता है प्रेफरेंस देना। मतलब कि यहां पे हम प्रेफरेंस बेसिस पे कमोडिटी को क्या करते हैं? चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं प्रेफरेंस बेसिस पे।
पहले हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था। कार्डिनल यूटिलिटी में अप्रोच में क्या था, हमने नंबर्स दिए थे, उसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया था। मान लो हमें मैंगो पसंद है तो हमने, या एप्पल पसंद है तो हमने क्या दिया था, वहां 20 यूटाइल्स दिया था, ठीक है, नंबर में एक्सप्रेस किया था। यहां पे प्रेफरेंस बेसिस पे, मतलब रैंक बेसिस पे, यहां पे क्या देंगे, रैंकिंग। मान लो आप बाजार गए, मार्केट गए, आप कपड़े खरीदने, आप दुकानदार ने आपके सामने कई सारी वेराइटीज आपको दिखा दी, बहुत सारे कपड़े शर्ट आपके सामने रख दिए। उसमें से जब वो बहुत सारे शर्ट दिखाएगा, मान लो आपको 20 शर्ट दिखाए, उसमें से वो बोलेगा ठीक है सर, आपको जो जो पसंद है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है, आपको लेना एक है। उसमें से आपने तीन चार आपने सिलेक्ट कर लिए, हाँ ठीक है ये जो है मेरे को पसंद है। अब वो 3-4 में से आप अगर और देखोगे आपको नहीं पसंद आया, तो वो 3-4 जो आपने जो पसंद किया, आपने जो सिलेक्ट किया, उनमें से आप क्या दोगे, रैंकिंग दोगे, प्रेफरेंस दोगे। प्रेफरेंस दोगे मतलब कैसे कि यार ये वाला सबसे बेस्ट है, इसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, ये अपन ले सकते हैं। फिर ये दूसरा को सेकंड प्रेफरेंस दोगे, फिर से थर्ड प्रेफरेंस एंड फोर्थ प्रेफरेंस। तो हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, मतलब रैंक देते हैं कि भाई ये वाला बेस्ट है, मैं इसको ले सकता हूं या इसको लूंगा, जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहां पे रैंकिंग देते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्लियर है। तो यहां पे ये जो साइंटिस्ट है हिक्स और एलन, हिक्स और एलन ने क्या किया, इन्होंने ये बोला, इन दोनों ने क्या बोला कि हम किसी कमोडिटी को, उन्होंने बोला कि किसी कमोडिटी को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, किसी कमोडिटी को कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, इन्होंने ये बोला। क्या बोला हिक्स और एलन ने बोला कि किसी भी कमोडिटी को हम कार्डिनल यूटिलिटी से मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मतलब हम कार्डिनल यूटिलिटी में हमने नंबर्स दिए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच है। साइकोलॉजिकल मतलब हमारा एक मानसिक अप्रोच है कि हाँ हमें एप्पल पसंद है तो हमने उसको 20 नंबर दे दिया या 30 नंबर दे दिया या 40 नंबर दे दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता और ना ही वो तरीका सही है, इनका मानना है हिक्स और एलन का। इसलिए उन्होंने क्या निकाला, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कमोडिटी को, मतलब रैंक देते हैं कि भाई ये वाला बेस्ट है, इसको मैं पहले नंबर पे रखूंगा, और ये थोड़ा पसंद है मेरे को, अगर मान लो ये नहीं ठीक लगा तो ये ले लूंगा। तो उस बेसिस पे, रैंक बेसिस पे, इन्होंने रैंक बेसिस पे किसी कमोडिटी को वो प्रेफरेंस दे रहे हैं रैंक बेसिस पे। तो इन्होंने क्या किया, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थे उसको सही नहीं माना, उसको इन्होंने क्या बोला, वो साइकोलॉजिकल अप्रोच है और वो जो है किसी कमोडिटी को मेजर करने का सही तरीका नहीं है। किसने कहा, हिक्स और एलन ने। तो फिर इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, वो देख लो। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी कंज्यूमर कोई कमोडिटी को रैंक से क्या कर सकता है, प्रेफरेंस दे सकता है, ठीक है, कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस, ठीक है। यहां पे क्या हो सकता है कि जो कंज्यूमर है कैन रैंक हिज प्रेफरेंस, मतलब वो अपनी प्रेफरेंस को रैंक दे सकता है रैंक बेसिस पे, एंड वो क्या कर सकता है, फुलफिल, क्या कर सकता है, फुलफिल हिज प्रीफर डिमांड, जो प्रीफर डिमांड है उसको वो क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, जिससे उसको क्या मिले, डेट ही या डेट ही सेटिस्फाई मैक्सिमम, मतलब कि वो अपनी प्रेफरेंस को, मतलब मान लो कोई कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी, जैसे एप्पल और मैंगो हो गया, एप्पल और मैंगो में से उसे क्या पसंद है, एप्पल ज्यादा पसंद है, तो वो एप्पल को क्या देगा, रैंक देगा, फर्स्ट रैंक। जैसे मान लो ठीक है, क्या है यहाँ पे दो कमोडिटी हमारे पास, एक एप्पल है और एक है मैंगो, ठीक है। मान लो कोई बंदा क्या है, एक बंदा है उसको क्या पसंद है, एप्पल ज्यादा पसंद है, तो वो क्या करेगा, एप्पल को फर्स्ट रैंक देगा, मैंगो को सेकेंड रैंक देगा। तो जो कमोडिटी उसको पसंद है या जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस कमोडिटी को वो क्या देगा, रैंक देगा। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मतलब प्रेफरेंस को रैंक दे देना, ठीक है। अगर हम बाजार जाते हैं, हमें कई सारी चीजें एक साथ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, कि यार ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, ये भी मस्त है, लेकिन आपको लेना कोई एक है, तो आप क्या करते हो, जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो आप चीज क्या करोगे, उसको फर्स्ट रैंक देखो या उसको प्रेफरेंस दोगे या उसको आप खरीद के लेके आओगे। क्लियर है।
इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को क्या सही नहीं माना, क्यों? क्योंकि वहां पे हम क्या देते थे, नंबर दे देते, भाई इसको 20 यूटाइल्स दे दिया, इसको 20 यूटाइल्स दे दिया। बट ऐसा जो है एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में क्या पॉसिबल है? एक्चुअल में यही पॉसिबल है कि हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। एनीथिंग, आप कुछ भी परचेस करने जाओ, चाहे मोबाइल फोन हो, अगर आप ऑनलाइन मोबाइल फोन भी सर्च करते हो तो आप क्या देखते हो, उस पर स्पेसिफिकेशन देते हो और प्रेफरेंस देते हो कि यार ये बेस्ट है, ये नहीं मिला तो फिर सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है। कुछ भी हो, एनीथिंग, हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं या प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन, कि कोई भी कंज्यूमर है वो अपनी प्रेफरेंस को, किसी डिमांड की, किसी कमोडिटी की वो डिमांड अगर है तो उसको वो प्रेफरेंस, उसकी जो प्रेफरेंस है उसको रैंक देता है। प्रेफरेंस मतलब कि एप्पल मुझे ज्यादा पसंद है, उसको फर्स्ट रैंक, इसको खाने से मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैंगो को खाने से कम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैंने उसको सेकंड रैंक दिया। इस तरीके से रैंक दे सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम कमोडिटी को क्या देते थे, नंबर्स, और या ऑर्डिनल यूटिलिटीज में हम क्या करते हैं, रैंक्स देते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं। क्लियर है? और कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को गलत माना? तो हिक्स एंड एलन है जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को सही नहीं माना और साइकोलॉजिकल अप्रोच बताया। क्लियर? यहां तक समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने यहां पे बात की एप्पल और मैंगो की। होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारा पास एप्पल है और मैंगो है, तो क्या कंडीशंस बन सकती है ना? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर है, तो उसको हो सकता है एप्पल ज्यादा पसंद है, एप्पल ओवर मैंगो, मतलब कि मैंगो से ज्यादा उसे एप्पल पसंद है, तो वो क्या देगा, एप्पल को फर्स्ट रैंक देगा, एप्पल को प्रेफरेंस देगा। सेकंड, हो सकता है उसको मैंगो ज्यादा पसंद है तो मैंगो ओवर एप्पल, तो वो एप्पल को पहला प्रेफरेंस देगा और एप्पल को सेकंड प्रेफरेंस देगा। या फिर वो कंज्यूमर ऐसा है जो डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा, मतलब मैं यहां बोल सकता हूं इन डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड मैंगो, मतलब कि वो जो कंज्यूमर है वो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा है, उसको दोनों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मान लो 1 यूनिट उसने एप्पल लिया, 2 यूनिट मैंगो लिया और दोनों को खाने से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनडिफरेंस, है ना? या एप्पल उसको ज्यादा पसंद है मैंगो से, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसको एप्पल ज्यादा पसंद है, मींस यहां पे बोल सकते हैं एप्पल उसकी फर्स्ट रैंक है। अगर उसको एप्पल से ज्यादा मैंगो पसंद है तो मैंगो को प्रेफरेंस देगा। लेकिन अगर उसको दोनों में नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंस, दोनों में उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उसको हम इनडिफरेंस बोल देते हैं। इसी से इनडिफरेंस कर्व निकल के आता है। तो अब यहां पे समझिए कि इनडिफरेंस कर्व हमारा होता क्या है। क्लियर है? इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, यहीं से हम समझेंगे। तो इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस मतलब क्या करेंगे उसमें, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कर्व लगा मतलब हम यहां पे कर्व ही बनाएंगे, कर्व लगाए मतलब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, यहां पे 2 कमोडिटी है उसके कॉम्बिनेशन का। एप्पल और मैंगो 2 कमोडिटी है, ठीक है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब वो कॉम्बिनेशन जिसको कंज्यूम करने से किसी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन अभी एग्जांपल से बताऊंगा कि 2 गुड्स से उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिससे उसको क्या मिले, डेट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो क्या दे किसी इक्वल सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर, जो किसी कंज्यूमर को बराबर सेटिस्फेक्शन दे, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन मिले उस कॉम्बिनेशन से, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से। यहां पे थोड़ा सा समझना, यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। मान लो अभी हमने क्या लिया यहां पे, यहीं पे समझ लीजिए, क्लियर है। यहां पे मैंने मान लिया यहां पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, और ये हो गया हमारा एप्पल, ये हो गया मैंगो, ठीक है। इसको मैंने x मान लिया, एप्पल को हमने क्या माना x और मैंगो को माना y। कॉम्बिनेशंस को हमने मान लो यहाँ पे a, b, c, d और e, ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन होगा।
मान लो एप्पल की हमने क्या ली, 1 यूनिट, एप्पल का हमने 1 यूनिट और मैंगो के हमने क्या लिया, 15 यूनिट्स। तो 1 यूनिट एप्पल और 15 यूनिट मैंगो जब हमने कंज्यूम किया तो हमें क्या मिला, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग नहीं है, याद रखना कॉम्बिनेशन है। मतलब मैं बोल सकता हूं इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1 एप्पल और 15 मैंगो, ये पूरा क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। इसको कंज्यूम करने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड, मान लो सेकंड क्या था, हमने इसकी एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाई और यहां पे क्या किया हमने, मैंगो की जो है यूनिट कम की। क्यों कम कर रहे हैं, सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं, यहां पे क्यों बढ़ा रहे हैं, सब कुछ अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने यहां पे एप्पल की 2 यूनिट्स, मैंगो की सब, जब ये वाला कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के, 2 गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जिनसे सेम सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब कि ये पहला वाला कॉम्बिनेशन जो था इससे भी वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ये सेकंड वाले कॉम्बिनेशन इससे भी वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मतलब सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कॉम्बिनेशन चाहे कोई भी हो। मान लो अब मैंने यहां पे 3 कर दिया और यहां पे 8 हो गया, तो भी क्या मिलेगा, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो कहां मिला था, इस कॉम्बिनेशन में मिला था या इस कॉम्बिनेशन में मिला था। मतलब यहां पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा उसको सेम सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, उसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, चाहे वो 1 एप्पल और 15 मैंगो खाए उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे वो 2 एप्पल और कितने 12 मैंगो खाए वही उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चाहे 3 एप्पल और 8 मैंगो खाए उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर मैं आगे बढ़ा दूं इसको, मान लो यहां पे मैंने 4 कर दिया और यहां पे मैंने कर दिया 5, अगर वो 4 एप्पल खाएगा और 5 मैंगो खाएगा तब भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जितना ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में मिला था। एक और ले लो, यहां पे मान लो हमने 5 मैंगो कर दिए और 6, यहां पे मैंने 5 एप्पल और 6 मैंगो कर दिए, तो भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में मिला था। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन यहां पे ले लो, सभी कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यही होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। समझ में आया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन। अब यहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस को अभी ग्राफ भी बनाऊंगा, ग्राफ में कैसे प्लॉट होगा है। तो यह पहला कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन ए में जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही कॉम्बिनेशन बी में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना ही कॉम्बिनेशन सी में मिलेगा, उतना ही कॉम्बिनेशन डी में मिलेगा और उतना ही सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन ई में मिलेगा। कोई सा भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम करोगे, सेम सेटिस्फेक्शन अगर मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो इसको ग्राफ में कैसे हम प्लॉट करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ऑल दोज कॉम्बिनेशन विच गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू ए कंज्यूमर, है ना। क्या किस तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑल दोज कॉम्बिनेशन which gives maximum which give same satisfaction to a consumer। किसी कंज्यूमर को कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन है या सारे कॉम्बिनेशंस में सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी कंज्यूमर को, तो उसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब यहां पे क्वेश्चंस बनता है, कि आप एक्स और वाई, यहां पे 2 एक्सिस हमने लिए, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे एप्पल को कहां रखोगे, मैंगो को कहां रखोगे, मतलब क्या चीजें यहां पे, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना। और इससे इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी ग्राफ आप पढ़ते हो वो पूरे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि किस चीज को कहां पे रखना चाहिए, है ना। तो हमें यहां पे वर्टिकली, मतलब वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, एप्पल रखेंगे या मैंगो, या एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल क्या रखेंगे, एप्पल रखेंगे या मैंगो, कैसे पता चलेगा। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि यहां पर हमें मैंगो रखना है, यहां पर एप्पल रखना है, या यहां पर एप्पल रखना है या यहां पर मैंगो रखना है, कैसे हम डिसाइड करते हैं। क्लियर है, तो ध्यान रखना। यहां पे कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं, देखो मिटाई देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना,
वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम कौन सा रखते हैं, यहां पे इस एक्सिस पे हम वो रखते हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको हम वर्टिकली वाई एक्सिस पे रखते हैं, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, उसको हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? देखो अब यहां पे पता कैसे चलेगा कि कौन सा हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन सी कमोडिटी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कौन सी कमोडिटी में हम गेन कर रहे हैं। तो देखो यहां पे ये पहला कॉम्बिनेशन लिया आपने 1 और 15 का, क्लियर है, यहां पे कोई सेक्रीफाइस नहीं है। अब यहां पे देखो सेकेंड जब यूनिट आपने लिया तो यहां पे आपने 3 मैंगो कम कर दिए, लेकिन यहां पे एक एप्पल क्या किया आपने, बढ़ा लिया। 15 से आप 12 मैंगो पे आ गए और एप्पल 1 से 2 पे चले गए। सेटिस्फेक्शन तो सेम मिल रहा है, लेकिन यहां पे आपने 3 मैंगो का सेक्रीफाइस किया कि चलो यार 3 मैंगो छोड़ देता हूं, एक एप्पल ले लेता हूं, सेटिस्फेक्शन तो सेम मिल रहा है। क्लियर है? तो यहां पे आपने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस किया मतलब आपको मैंगो कहां रखना है, वाई एक्सिस पे। जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हो उसको रखना है वाई एक्सिस पे, और जो गेन कर रहे हो उसको रखना है कहां पे, एक्स एक्सिस पे। तो एप्पल कहां आ जाएगा, नीचे। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम यहां पे? चाहे कोई भी ग्राफ हो, कॉन्सेप्ट यही यूज करना। अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको वाई एक्सिस पे रखना है, और जिसमें हम गेन कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस पे रखना है। चाहे इकोनॉमिक्स के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कोई भी ग्राफ हो, कॉन्सेप्ट यही काम करता है। क्लियर है? तो यहां पे हमें क्या रखना है, यहां पे हमें रखना है क्या, मैंगो। क्यों रख रहे हैं मैंगो हम, क्योंकि यहां पे मैंगो में क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। मैंगो हमें कम कर रहे हैं और एप्पल को हम बढ़ा रहे हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, एप्पल। सीधी सी बात, जिसमें हम गेन कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस पे रखना है, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको हमें वाई एक्सिस पे रखना है। क्लियर? अब यहां पे देखो मैंगो में वैल्यूज देखो, हाईएस्ट कितनी है, 15 तक जा रही है। तो आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी या जो बोल सकते हैं वो कैसे रखना है, 0, 4 रख सकते हो, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, क्योंकि 15 16 के पहले आ जाएगा। ठीक है? सेकेंड आप देखो एप्पल में 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 हम रख सकते हैं नीचे। तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं, यहां पे हम रख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ही रख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो ए कॉम्बिनेशन में एप्पल 1 और मैंगो 15 है, देखो। ठीक है, ए कॉम्बिनेशन में एप्पल 1, तो ये एप्पल 1, मैंगो कहां जा रहा है, 15 तक। तो यहां पे एक ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा अभी बता रहा हूं। बी कॉम्बिनेशन में आओ तो 2 और 12, तो ये सेकेंड कहां तक जाएगा, 12 तक। थर्ड कॉम्बिनेशन में आओ तो 3 और 8, 3 और 8। फोर्थ कॉम्बिनेशन में आओगे तो 4 5, ये 4 5, और लास्ट कॉम्बिनेशन में 5 और 6। तो 5 पे जाओगे तो 5 का क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये ग्राफ। अब ग्राफ बनाना कैसे है, यहां देखो। ठीक है, ग्राफ बनाना कैसे है। अब ये जो पॉइंट है हमारे कॉर्नर वाले, इस कॉर्नर वाले पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। क्लियर है? ग्राफ कैसा हुआ, इस तरीके से प्लॉट हुआ। मतलब मैं ग्राफ का अगर छोटा फॉर्म यहां बना दूं तो आपका ग्राफ किस तरीके से बना है, इस तरीके से। क्लियर है? किस तरीके का ग्राफ बोल सकते हैं इसको, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, ओरिजिन की तरफ, अगर नीचे की तरफ, अगर ओरिजिन की तरफ ये निकला हुआ है, उठा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। तो यही होता है हमारा क्या, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कैसे बना, ग्राफ में भी हमने समझा, सारी चीज हमने समझी। क्लियर है? आई थिंक पूरा समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हो, और ये इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस समझ में आया होगा। अब यहां पे मैं एक और बात करता हूं, दूसरी चीज यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो क्या है, सेकेंड बात करता हूं तो इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप, चलो इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस मैप होता है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व डेट रिप्रेजेंट द कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो क्या करता है, डेट
रिप्रेजेंट द कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व या फिर इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये इंडिफरेंस कर्व का सेट होता है पूरा। मतलब यहां पे 3-4 इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे, ठीक है, ये पहला इंडिफरेंस कर्व, ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व, तीसरा इंडिफरेंस कर्व, ये चौथा इंडिफरेंस कर्व, इस तरीके से। मतलब ये इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व थर्ड और इंडिफरेंस कर्व फोर्थ, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ठीक है, कि यहां पे कई सारे इंडिफरेंस कर्व का क्या है, पूरा एक सेट है जो कंज्यूमर प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो कैसे, अब यहां पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मान लो ये मैंने बनाया ये, तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है, मतलब यहां पे सेटिस्फेक्शन इतना मिल रहा है। अगर हम दूसरे में जाते हैं तो दूसरे में और क्या हो गया, एरिया और बढ़ गया। मतलब पहले वाले इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिल रहा है, दूसरे वाले इंडिफरेंस कर्व में। और अगर मैं आगे बनाऊं तो इसमें और ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, मतलब कि इन दोनों से ज्यादा सेटिस्फेक्शन तीसरे वाले में मिल रहा है। और मैं आगे अगर बनाऊं तो इसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, मतलब यहां क्या होगा, हाई सेटिस्फेक्शन होगा। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो आगे बढ़ता जाता है, हमारा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाता है। मतलब हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर द सेटिस्फेक्शन। क्या बोल सकते हैं, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देन हम बोल सकते हैं हायर दी सेटिस्फेक्शन। क्लियर है, समझ में आया। जैसे जैसे देखो यहां इतना इंडिफरेंस कर्व ये बहुत पास में है, तो यहां पे कम सेटिस्फेक्शन है, एरिया कम कवर हो रहा। फिर आगे जा रहे हैं तो एरिया और बढ़ गया, मतलब सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। तो जितना हम ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना ज्यादा लेवल हम इंडिफरेंस कर्व का बढ़ाएंगे उतना ही सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। यही क्या करता है, इंडिफरेंस मैप हमें बताता है। क्लियर है, तो ये हमारा इंडिफरेंस मैप यहां पे कंप्लीट होता है। अब यहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस जिसको बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, क्वेश्चंस आता है यहां से, क्वेश्चंस बनेगा यहां से, बताऊंगा क्या क्वेश्चंस बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपको ध्यान रखना है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं पे भी मार्जिनल वर्ड मिल जाए, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। मतलब अगर हम किसी चीज में कोई चीज ऐड कर देते हैं या एक यूनिट में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी वही हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट बढ़ा रहे हैं, एक यूनिट कम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम वहां पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम वहां पे क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज। जैसे आप कबड्डी का गेम्स देखते होंगे, प्रो कबड्डी, उसमें एक सब्स्टिट्यूट रखते हैं। अगर मान लो किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब ही क्या है, चेंज करना। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मान लो हमारे पास एक कमोडिटी एक्स है और एक कमोडिटी क्या है, वाई है। ठीक है, इसकी यूनिट 1 थी तो हमने यहां पे कितना 15 लिया था। वही मान लो इसको एप्पल मान लो और इसको मैंगो मान लो। क्लियर है, एप्पल की 1 यूनिट हमने ली थी और मैंगो की 15 यूनिट ली थी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या दे रहा था, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर है, फिर हमने एप्पल की 2nd यूनिट बनाई और यहां पे हमने क्या कर दिया, 3 यूनिट कम कर दी। क्या किया हमने, चेंज किया, यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। 1 यूनिट एप्पल की बढ़ा दी, 3 यूनिट मैंगो की कम कर दी। हमने क्या किया, यहां पे चेंज किया, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट किया कि भाई 1 एप्पल खा रहे थे और 15 मैंगो खा रहे थे। अब हमने चेंज किया, क्या चेंज किया कि एप्पल 2 कर दिए और मैंगो 12 ही कर दिए। तो हमने यहां पे चेंज किया। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कि हम जब जो, बट पर यहां पे एक चीज और है, हम चेंज कर रहे हैं पर यहां पे जो सेटिस्फेक्शन होगा वो सेम ही रहना चाहिए। सेटिस्फेक्शन रिमेन सेम, जो सेटिस्फेक्शन है रिमेन सेम रहना चाहिए। मतलब कि आप चाहे कुछ भी चेंज करो, सेटिस्फेक्शन आपका सेम रहना चाहिए। दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यही हमने क्या पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व के अंदर भी यही पढ़ा हमने, यहां पे है ना, यहां पे हमने यही पढ़ा ना
कि भाई पहला कॉम्बिनेशन में हमने एक यूनिट बढ़ा के 2 कर दिया, यहां पे घटा के 12 कर दिया, लेकिन सेटिस्फेक्शन दोनों में सेम है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब भी क्या होता है, यही होता है कि अगर आपने एक यूनिट में एप्पल लिया, 15 यूनिट मैंगो, वहां पे आपने चेंज करके यहां पे 2 कर दिया, यहां पे 12 कर दिया, ठीक है, चेंज किया आपने, सब्स्टिट्यूट किया, बट जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहना चाहिए। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया कि आप जो 2 कमोडिटी आपके पास है, उन कमोडिटी में अगर आप चेंज कर रहे हो तो जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो दोनों गुड्स के लिए सेम होना चाहिए। क्लियर है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कमोडिटी के अंदर, दोनों कमोडिटी के अंदर, बट दोनों कमोडिटी का जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि मैंने यहां पे आपको समझाया, ठीक है। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर मैं बात करूं x फॉर y, x फॉर y का क्या मतलब है? x फॉर y का मतलब है कि यहां पे हम इसको लिख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन xy। मतलब क्या होगा यहां पे कि चेंज ऑफ y, मतलब y में हमें सेक्रीफाइस करना है और x में हमें गेन करना है। फॉर्मूला मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ x सेक्रीफाइस, जिसको सेक्रीफाइस करना है उसको ऊपर लिखेंगे, और यूनिट ऑफ, ये यूनिट ऑफ y जिसमें हमें सेक्रीफाइस करना है, और यूनिट ऑफ x गेन, और जिसमें हमें गेन करना है उसको नीचे लिखना है। तो x फॉर y का क्या मतलब है कि x में गेन करने के लिए y में कितना सेक्रीफाइस करना है। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए x फॉर y, 2 कमोडिटी है, x हमारा एप्पल है, y हमारा मैंगो है, तो x में गेन करने के लिए, x में गेन करने के लिए y में हम कितना सेक्रीफाइस करते हैं, डेट इज, उसको हम कैसे लिखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन xy। फार्मूला क्या होगा, जिसको सेक्रीफाइस करना है उसको हमें कहां रखना है, न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर रखना है, और जिसमें हम गेन कर रहे हैं उसको कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे रखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट ऑफ y सेक्रीफाइस, मतलब y के अंदर हमें सेक्रीफाइस करना है एक यूनिट, और यूनिट ऑफ x हमें गेन करना है, उसको नीचे रखना है। क्लियर है? ये होता है फार्मूला मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व होता है, उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लो, रट लो, कि कोई भी कर्व हो, चाहे आप आइसोकेन कर्व भी पढ़ोगे ना, तो उसका भी स्लोप कौन रिप्रेजेंट करता है या कौन शो करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही करता है। क्यों करता है? देखो, ये कर्व हमारा कैसा बनता है, इस तरीके से, इस तरीके से बन रहा है। मतलब क्या है यहां पे भाई, ये देखो, यहीं पे देख लो, यहां पे देखो, हमने क्या किया था, पहले 1 यूनिट एप्पल लिया था तो हमारा मैंगो कितना था, 15। फिर 1 यूनिट एप्पल था, मैंगो कितना था, 15। फिर आपने 2 यूनिट एप्पल किया, मैंगो आपके कितने हो गए, 12। तो 2 यूनिट आपने एप्पल, मैंगो 12। तो यहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई। पहले मैंगो 15 थे, 12 हो गए, एप्पल 1 था, 2 हो गए। तो जब हम इसको यहां पे प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा कर्व कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स कर्व बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। क्योंकि अगर हम किसी में चेंजेस कर रहे हैं, किसी में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो किसी में गेन हो रहा है। तो यहां पे मैंगो में हमने सेक्रीफाइस किया, एप्पल में हम गेन कर रहे हैं, तो हमारा कर्व कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है। मतलब ये कर्व जो है कौन रिप्रेजेंट करता है, कर्व किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो जो है रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व को। क्लियर है? अब ये जो फार्मूला, इस फार्मूला से हम निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले से हम निकाल के भी देख सकते हैं। देखो कैसे हम निकालेंगे, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। चलो आगे ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने यहां पे, ये हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां पे हमारा था एप्पल, यहां पे क्या था, मैंगो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। शायद आपको पूरा ये में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y, मतलब एप्पल और मैंगो। यहां हमारे कॉम्बिनेशन थे A, B, C, D और E। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 था। यहाँ पे क्या था हमारा 15, 12, 8, 5 और 6।
क्या था 8, 5 और 6 इस तरीके से था। क्लियर है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो सीधी सी बात है, हमारा फॉर्मूला क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y क्या होगा? चेंज ऑफ y अपॉन में चेंज ऑफ x। ये डेल्टा साइन क्या शो करता है? डेल्टा जो साइन है वो क्या शो कर रहा है? चेंज। इसका मतलब होता है चेंज, मतलब एक यूनिट चेंज अगर हम कर रहे हैं y में तो क्या होगा? x में चेंजेस होगा, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? y में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। पहला आ जाएगा डेज। पहला कॉलम डेज क्यों आया? क्योंकि भाई पहला कॉम्बिनेशन में तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं रहे, तो पहला ही कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट में हमने एप्पल लिया और जो है मैंगो कितने लिए? 15। तो पहला ही कॉम्बिनेशन है, यहां तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन खाली रहेगा। सेकंड पे आ जाओ, यहां पे आपने क्या किया? एक यूनिट चेंज किया, यहां पे कितना हुआ? 3 यूनिट चेंज हुआ, है ना? यहां पे आपने एक यूनिट चेंज किया, यहां पे 3 यूनिट चेंज हुआ। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को आप कैसे रखोगे? या तो आपके बटे वाले फॉर्म में रख दो। चेंज कितना हुआ? यहां पे 3 का, यहां पे 1 का, ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसको आप ऐसे लग सकते हो, 3 ऊपर क्या है जिसमें सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो 3 मैंगो अपॉन में 1 एप्पल, इस तरीके से लिख सकते हो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कि भाई 3 मैंगो हमने चेंज किए किसके उसमें एवज में? 1 एप्पल बढ़ाने के एवज में। सेकेंड आपका आ जाएगा, यहां पे आपने 1 यूनिट चेंज किया, यहां पे कितने? 4 यूनिट चेंज किए, तो 4/1 आ जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4 मैंगो और 1 एप्पल। ठीक है, सेकेंड आपका होगा तो यहां पे तो 1 ही रहेगा, यहां पे कितना आ जाएगा? 3/1 आ जाएगा। या फिर वही लिख सकते हैं 3 मैंगो 1 एप्पल। ठीक है, यहां पे भी 1, यहां पे आ जाएगा 1, तो 1/1 लिख सकते हैं। तो यहां पे 1 मैंगो और 1 एप्पल सेक्रीफाइस किया। तो इस तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेन क्वेश्चन क्या बनता है? यहां पे मेन क्वेश्चन यही बनता है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो किस पे बेस्ड होता है या कौन इसको रिप्रेजेंट करता है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसका कर्व जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स होने का रीजन ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। आगे बताऊंगा प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं एजम्पशन की। ठीक है, एजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व के? एजम्पशन का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें मानना पड़ती है, सही नहीं होती है बट मानना पड़ती है। क्यों मानना पड़ती है? क्योंकि हमें वो चीज अगर सही सिद्ध करनी है, अगर हमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को सही साबित करना है तो हमें ये एजम्पशन मानना पड़ते हैं, तभी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है सही हो सकता है। क्लियर है? तो वो एजम्पशंस क्या है जिनको हमें मानना पड़ता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को सही साबित करने के लिए? तो यहां पे पहला एजम्पशन है 2 कमोडिटी। 2 कमोडिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला एजम्पशन क्या है? 2 कमोडिटी जो है रिप्रेजेंट, या 2 कमोडिटी जो होती है वो या फिर बोल सकते हैं मार्जिनल कर्व एनालिसिस क्या होता है? डिपेंड ऑन 2 कमोडिटी। ऐसा लिख सकते हैं कि मार्जिनल कर्व एनालिसिस जो है 2 कमोडिटी पे बेस्ड है। मतलब कि एक कमोडिटी है तब भी आप मार्जिनल कर्व इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नहीं निकाल सकते। 3 कमोडिटी है तब भी आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नहीं निकाल सकते। 2 कमोडिटी का होना जरूरी है, तो ये हमें मानना पड़ता है। देखो, आप अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो आपकी डेली लाइफ में हजारों कमोडिटी आप यूज करते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पेन यूज कर रहा हूं, बोर्ड यूज कर रहा हूं, ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं, कैमरा यूज कर रहा हूं, लाइट यूज कर रहा हूं, कई सारी कमोडिटी यूज कर रहा हूं। तो यहां पे ये जो है मतलब इंडिफरेंस कर्व अगर फेल हो जाएगा, मैं कई सारी कमोडिटीज की अगर बात करूं तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को मानने के लिए, सही साबित करने के लिए 2 कमोडिटी होना जरूरी है। तो जब 2 कमोडिटी होगी तभी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो 2 कमोडिटी कंपलसरी है, बट सही नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कमोडिटी तो बहुत सारी है, बट लेकिन अगर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को सोल्व करना है तो 2 कमोडिटी ही लेना पड़ेगी। ठीक है, दूसरा फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम और ये जो पूरी इनकम है, ऑल इनकम एक्सपेंड फॉर 2 कमोडिटी।
क्या बोल रहा है कि इनकम जो है किसी कंज्यूमर की वो भी फिक्स्ड होना चाहिए और वो पूरी की पूरी इनकम जो है सिर्फ 2 कमोडिटी पे खर्च होनी चाहिए, तभी ये इंडिफरेंस कर्व जो है सही सिद्ध हो सकता है। ऐसा होता नहीं है, किसी की इनकम जो है वो फिक्स्ड नहीं होती है, कम ज्यादा होती रहती है ना। कोई बिजनेसमैन है तो अगर किसी महीने 50,000 कमाए, किसी महीने 60,000 कमाए, ठीक है, अगर कोई जॉब वाला भी है तो उसमें भी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो इनकम फिक्स्ड होनी चाहिए और वो पूरी की पूरी इनकम सिर्फ 2 ही कमोडिटी पे खर्च होनी चाहिए। लेकिन कमोडिटी तो बहुत सारी, हम डेली लाइफ में कई सारी कमोडिटी पे पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को सिद्ध करना है, सही साबित करना है, तो इनकम भी फिक्स्ड होनी चाहिए और जो पूरी पूरी इनकम है वो 2 ही कमोडिटी पे खर्च होनी चाहिए। थर्ड क्या होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी फिक्स्ड होना चाहिए। ऑल्सो फिक्स्ड या कांस्टेंट, जो कमोडिटी की प्राइस है वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए। मतलब मान लो आपकी इनकम 500 है तो कमोडिटी ए की प्राइस मान लो 300 है, कमोडिटी बी की प्राइस, मतलब या एक्स वाई ले लीजिए, कमोडिटी एक्स की प्राइस और वाई की प्राइस ये क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो इनकी जो प्राइस है वो भी क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। आपकी इनकम भी फिक्स्ड होनी चाहिए, पूरी की पूरी इनकम 2 ही कमोडिटी पे खर्च होनी चाहिए और जो कमोडिटी है उनकी प्राइस भी फिक्स्ड रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। मान लो एप्पल 300 रुपए किलो है तो 300 रुपए किलो ही मिलेगा और मैंगो 200 रुपए किलो है तो 200 रुपए किलो ही मिलेगा। कभी भी ये 250 नहीं होगा, ये 250 नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। बट ऐसा होता नहीं है, इसीलिए तो हमने यहां पे इसको एजम्पशन बोला है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो हमें यह मानना पड़ता है कि जो कमोडिटी है उसकी प्राइस भी फिक्स्ड है, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम भी फिक्स्ड है और पूरी की पूरी इनकम वो 2 ही कमोडिटी पे एक्सपेंड कर रहा है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें यहां पे मानना पड़ती है। सेकंड यहां पे आता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, कंज्यूमर सीक करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सीक मतलब खोजता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मतलब मैं बोल सकता हूं नॉट सैटिस्फाइड, कि यहां पे हमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन खोजता रहता है, बस उसको मिलता नहीं है। मतलब यहां पे कोई भी पॉइंट सैटिस्फाइड नहीं होता। सैटिस्फाइड का मतलब वो पॉइंट जहां पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। देखो इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है, हमने यहां एक्स और वाई 2 कमोडिटी ली अभी, ठीक है, एप्पल और मैंगो। हमने बोला कि 1 यूनिट एप्पल लिया और 15 यूनिट मैंगो लिया तो वो क्या होगा, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मान लो वो यहीं पे सेटिस्फाई, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो वो सेकेंड यूनिट में 2 एप्पल और 12 मैंगो क्यों खाएगा, क्यों कंज्यूम करेगा भैया? अगर उसको पहले ही कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया तो वो दूसरे कॉम्बिनेशन पे क्यों जाएगा भाई? वो 1 एप्पल क्यों बढ़ाएगा और यहां पे 3 मैंगो का सेक्रीफाइस क्यों करेगा? इसीलिए क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो ढूंढता रहता है, उसको मिलता ही नहीं है। ठीक है, हम ये एजम्पशन पढ़ रहे हैं, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब यहां पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है जहां पे वो मैक्सिमम उसको सेटिस्फेक्शन मिले। इसलिए यहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें सेम सेटिस्फेक्शन होता है। अगर उसको पहले ही कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो गया तो दूसरे पे क्यों जाएगा भाई? उसी में उसका काम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को ढूंढता रहता है, उसको मिलता नहीं है। क्लियर है? ठीक है, और एजम्पशन क्या हो सकता है कि जो टेस्ट और जो प्रेफरेंस है सेम होना चाहिए बोथ द कमोडिटी। दोनों कमोडिटी के लिए जो टेस्ट और प्रेफरेंस है सेम होना चाहिए। हालांकि दोनों कमोडिटी का जो प्रेफरेंस और टेस्ट सेम नहीं होता है, बट अगर हमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को प्रूफ करना है तो टेस्ट और प्रेफरेंस भी क्या होना चाहिए, दोनों कमोडिटी का सेम होना चाहिए। तो ये 4-5 एजम्पशन है जिसको हमें याद रखना है, जिस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एजम्पशन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में 2 कमोडिटी कंपलसरी है, इनकम फिक्स्ड होती है, पूरी पूरी इनकम 2 ही कमोडिटी पर लगाते हैं, कमोडिटी की प्राइस भी फिक्स्ड होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उसको वो सर्च करता रहता है, और जो टेस्ट और प्रेफरेंस है दोनों के लिए सेम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टीज क्या है, कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्या बोल सकते हैं? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, मतलब इस तरीके से ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से कैसा है, ये कॉन्वेक्स है, मतलब ओरिजिन की तरफ उठा हुआ है तो उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। और ओरिजिन की तरफ अगर मान लो ऐसा है,
गड्ढे टाइप का, तो उसको हम कॉनकेव बोलते हैं। तो ये जो कर्व है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ये कॉन्वेक्स ही क्यों है, क्यों है कॉन्वेक्स? तो मैंने बताया कि जो कर्व है किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे निर्भर करता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, तभी कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अभी हमने बोला ना, यहां पे दो कमोडिटी हमने ली है ना, इधर हमने एप्पल लिया, सॉरी इधर हमने मैंगो लिया था, इधर एप्पल लिया था। तो एप्पल की 1 यूनिट, मैंगो की 15 यूनिट थी, एप्पल की 2nd यूनिट मैंगो की कम हो गई, मतलब यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तभी तो कर्व कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द कर्व। तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहां पे डिक्रीज होता है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न यहां पे काम करता है। ठीक है, याद रखना, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जैसे जैसे हम 1 यूनिट ऐड करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन में जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो जैसे जैसे हम 1 यूनिट एप्पल की बढ़ाते जा रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो ये कौन से लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। क्लियर है। सेकेंड हम बोल सकते हैं डाउनवर्ड स्लोप, स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। क्यों है डाउनवर्ड, सीधी सी बात है, एक्स और वाई दो कमोडिटी है, तो एक में हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर यहां पे बढ़ा रहे हैं, यहां पे 12 कर रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, 3 यूनिट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है क्यों, क्योंकि 1 यूनिट में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 1 यूनिट में हम गेन कर रहे हैं। 1 यूनिट में गेन कर रहे हैं, 1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो स्लोप क्या होगा हमारा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। मतलब स्लोप जो हमारा कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या हो गई हमारी, सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई डाउनवर्ड स्लोप। थर्ड आ जाएगा हायर द इंडिफरेंस कर्व। थर्ड क्या है हमारे, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व देन हायर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब जैसे जैसे हमारा कर्व आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्या बताया था मैंने कि जैसे जैसे हमारा कर्व इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा तो सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा। हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व अगर हम और आगे ले जाते गए तो इंडिफरेंस कर्व जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। मैंने बताया था सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें होगा, जो कर्व सबसे ज्यादा दूर होगा। तो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो हायर लेवल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, नो इंटरसेक्शन, नो इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व। ठीक है, नो इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व, कर्व के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है। देखो यहां पे कोई एक दूसरे को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। देखो यहां पे एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लो ये कर्व अगर इसको ऐसा काटता, ठीक है, यहां पे मैंने पॉइंट बना दिया, पॉइंट ए, यहां पे है पॉइंट बी और यहां पे क्या है, पॉइंट सी। क्लियर है। मान लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं। तो पहले हमने ए और बी को लिया, ठीक है, यहां पे ए और बी को लिया, तो पहले हमें क्या मिल रहा है, ए और बी में क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। भाई ए और बी को हमने चेक किया, दो कमोडिटी को, ए और बी दो कमोडिटी को हमने चेक किया, तो इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सेकेंड, अगर हमने ए और सी को चेक किया तो ए और सी में भी हमें क्या मिल रहा है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, कर्व क्या है, एक ही है। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है कि मान लो ए बराबर बी होता है और बी बराबर सी होता है, तो हम क्या लिख देते हैं कि ए बराबर सी, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि x बराबर क्या है 10, ठीक है, x बराबर 10 और y बराबर भी क्या है 10, तो हम x बराबर y लिख देते हैं कि भाई ये दोनों बराबर है। तो यहां पे देखो a बराबर b है और a बराबर c है, तो मैं लिख सकता हूं b बराबर c, b बराबर c। अब यहां पे देखो b बराबर c का क्या मतलब आ गया कि b और c दोनों में हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना,
क्यों? क्योंकि भाई हम जैसे जैसे कर्व आगे बढ़ाते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ सी पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन कम होगा। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या इक्वेशन निकल के आई, बी बराबर सी, मतलब बी और सी दोनों में हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्व हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हमने ये पढ़ा है ना कि हायर लेवल ऑफ कर्व, जैसे हमारा कर्व आगे बढ़ता जाता है हमारा सेटिस्फेक्शन भी आगे मैक्सिमम होता जाता है। तो यहाँ पे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे और ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ तो क्या हो गया, बी और सी बराबर हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता, ध्यान रखना। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज भी। क्लियर है? तो इनडिफरेंट एनालिसिस में सारी चीज हमने कंप्लीट की। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को ही ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। उसमें हमने इंडिफरेंस में पढ़ा, उसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एग्जांपल भी समझा, एजम्पशन समझे और प्रॉपर्टी समझे। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो, देन टेलीग्राम चैनल पे अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।